आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जानने से पहले हम लोग कुछ जैसे वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण की तो सबसे पहले एक इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो गैलीली थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म किसी ईस्वी में हुआ था? 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने गिरती हुई वस्तुओं के, है ना, पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तुओं के बारे में इन्होंने अपना कुछ कंसेप्ट दिया था जिसके बारे में हम लोग जान लें। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? तो इन्होंने अपने प्रयोग से बताया कि त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, मतलब त्वरण की दिशा जो होती है नीचे की ओर होती है, और ये प्रत्येक वस्तु के लिए जो त्वरण की दिशा का त्वरण का जो मान होता है प्रत्येक वस्तु के लिए समान होता है, त्वरण का मान बदलता नहीं है। ठीक है, अब इसमें होता ये कैसे है? तो हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर ही गिरती है। आप धरती पे की तरफ ही गिरती है, आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेगा तो वापस नीचे ही आनी है। ये क्यों आनी है? इन्होंने सबसे पहले अपना कंसेप्ट दिया था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या किया कि 3 अलग अलग द्रव्यमान की, है ना, अलग अलग द्रव्यमान की गोलियां ली, लोहे की गोलियां ली। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि पीसा के मीनार पे, पीसा की झुकी हुई मीनार का नाम आप सुने होंगे, वहां से इसको गिराया और इसका परीक्षण किया तो देखा कि तीनों वस्तुएं एक ही साथ नीचे आके गिरी। तीनों वस्तुएं एक ही साथ नीचे गिरी। तो इससे आपको क्या पता लगा कि वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो यहाँ पे उसके द्रव्यमान के ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता, इसके मास के ऊपर कोई भी, अगर ये 1 kg है, 2 kg है या 5 kg है, इसके मास पे कोई भी नीचे गिरना इसका ये उस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे नहीं डिपेंड करता है। अब इस परीक्षण को हम लोग एक और तरीके से समझ लेते हैं कि आप एक गोली ले लिए कांच की और एक पंख ले लिए। ठीक है, एक पंख ले लिए, अब दोनों को हम एक साथ किसी बिल्डिंग से गिराते हैं नीचे की ओर, तो आप देखिएगा कि ये जो गोली है ये आसान जल्दी ही आ जाएगी, बहुत जल्दी ही नीचे आ जाएगी, लेकिन पंख को समय लगेगा नीचे गिरने में। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने अपना सिद्धांत दिया कि वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अधिक होने के कारण, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये समय ले रही है वस्तु नीचे गिरने में और ये वस्तु आसानी से नीचे आ रही है। ठीक है, तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण में यही बताया। ठीक, तो आप यहाँ क्या देखिए कि कोई भी वस्तु है ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की ओर ही आती है। ठीक है, यही गैलीलियो ने कहा था कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान के ऊपर, है ना, निर्भर नहीं करता है कि वो कौन पहले गिरेगी, वो डिपेंड करता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। ठीक, दूसरा चीज इसमें क्या ध्यान देना है कि ये जो त्वरण होगा ये ऊपर से नीचे की ओर ही होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर ही होता है और ये हर एक वस्तु के लिए समान होगा, किसी वस्तु के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो ठीक है, तो इन्होंने गैलीलियो ने अपना यही कंसेप्ट दिया था। अच्छा, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, किसी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, अर्थात वहां से क्या आपको पता लगता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो जाने के कारण हवा जो है वायु द्वारा इस पर प्रतिरोध अधिक लग रहा है, इसलिए वस्तु को नीचे आने में बहुत समय लग रहा है। यही ना आपको पता लग रहा है। चलिए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, मुक्त पतन के बारे में तो लिखा हुआ है किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहता है। जैसे अभी देखिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो फ्रीली नीचे की तरफ आती है ना, और उसमें क्या होता है, वायु उसका प्रतिरोध के रूप में है। तो क्या यहाँ क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति, मतलब वहां प्रतिरोध कोई ना हो, तो वस्तु को गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। गिरने की गति जो होती है वो क्या कहलाती है? मुक्त पतन कहलाती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अन्य गतियों से, जैसे आप देखे थे ना पिछले चैप्टर्स में, गति के लिए अलग अलग हम, है ना, वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं था, वहां त्वरण था सिर्फ, है ना, तो इसको दर्शाने के लिए मुक्त पतन के अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए एक तरह की त्वरित गति है। ठीक है, ये एक तरह की त्वरित गति है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है इसमें। ठीक, तो अन्य गतियों से इसको दर्शाने
अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए, है ना, मुक्त पतन त्वरण को, जिसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ए की जगह जी संकेत यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, संकेत ए की जगह क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेविटी के लिए जी यूज करते हैं। अब इसमें हम देखे थे कि जो भी गति होगी ऊपर से नीचे की ओर ही होती है। इसकी दिशा कहाँ से होती है, ऊपर के नीचे और द्वारदर नीचे की ओर ही होती है। अतः गिरती हुई वस्तुओं का वेग बढ़ता है। आप देखते हैं ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसका वेग बढ़ते जाता है, ठीक है, और नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेग घटते जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण का मान अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण का मान जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात जी बराबर कितना हो गया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जब आप यूज करिएगा गुरुत्वाकर्षण में, अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो जी का मान जो होगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु जा रही है तो उसमें माइनस लगाएंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वहां प्लस रहेगा गुरुत्वाकर्षण का मान, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले 1667 ईस्वी में, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल को 1667 ईस्वी में न्यूटन ने बताया था कि कोई भी वस्तु हो, यूनिवर्स में कोई भी वस्तु हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है और उन्हीं के बीच में लगने वाले उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लिखा हुआ है कि 1667 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण सभी वस्तुओं में होता है, मतलब वस्तुएं एक दूसरे को आपस में आकर्षित करती हैं। उन्होंने वस्तुओं के बीच इन आकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। इन्होंने ही इस बल का नाम क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण बल दिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूटन कौन थे, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है, ठीक है। ये कौन थे, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1642 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1727 ईस्वी में, ठीक है। तो जान लेते हैं न्यूटन कौन थे। तो न्यूटन आपके दुनिया के सर्वकालीन महानतम भौतिक वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में से एक थे। ये ठीक है, फिजिक्स के भी थे और मैथमेटिक्स के भी थे। इन्होंने गति का नियम का प्रतिपादन किया, आप जो पढ़े हैं गति के 3 नियम, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का भी खोज किया, ठीक है। उन्होंने गणित की शाखा में कैलकुलस जो होता है ना, कैलकुलस की नींव, तो कैलकुलस आप जाके 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, कैलकुलस बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी नींव रखी थी, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान था न्यूटन का, ठीक। वास्तव में न्यूटन ने ये सभी खोज और अनुसंधान, ये जो भी जितने भी खोज किए थे, इन्होंने जितना भी किया था, ये अपने 25 वर्ष के आयु में ही ये सब कुछ पूरा कर दिए थे, ठीक है। ये अपनी कुछ पुस्तक है ना, इनमें से 2 पुस्तकें यहाँ प्रकाशित की गई हैं, 2 नाम दिए गए हैं। पहला है फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपल मैथमेटिका, जिसको 1686 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, और दूसरा था ऑप्टिक्स, जिसे हम ऑप्टिक्स नाम से जानते हैं, यह ऑप्टिक है ना, जिसे 1704 ईस्वी में छापी गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए कि न्यूटन ने अपना गति का नियम दिया था, ठीक है। तो गति का नियम इसमें देख लिए, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में, जिसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक क्या नियम होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो न्यूटन ने इसे 1687 ईस्वी में सार्वत्रिक नियम दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 1687 ईस्वी में दिया। इन्होंने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता था। ऊपर देखे हैं, है ना, कोई भी कण जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, एक बल से आकर्षित करता है, और जिसका परिमाण क्या होता है, जिसका परिमाण होता है कि कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए क्या होता है कि ब्रह्मांड में जो भी कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जिसका परिमाण होता है क्या परिमाण होता है कि कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरा चीज क्या होगा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको एक चीज, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो 2 देख रहे हैं इनके, जिनका 2 परिमाण है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 कण है, ठीक है, 2 कण स्थित है हमारे पास, ठीक। पहला कण है m1 और m2 द्रव्यमान का। इस कण का नाम हम A मान लेते हैं,
और एक और हमारे पास कण है दूसरा जिसको बी मान लेते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी आर मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी आर है। तो यहाँ पहला नियम क्या था कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, बल यानी फोर्स ही ना, फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स किसके बराबर होता है, सॉरी समानुपाती ना होता है इसमें। तो लगने वाला बल क्या होता है, तो लगने वाला बल जो होता है समानुपाती होता है किसके, तो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। ठीक है, ये समानुपाती हो गया द्रव्यमानों के गुणनफल के, m1 m2 के। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम था कि लगने वाला जो बल होगा व्युत्क्रमणानुपाती होता है किसके, तो इनके बीच के दूरी के वर्ग के, आर स्क्वायर के, दूरी आर है तो आर स्क्वायर के। तो यहाँ देखिए पहला ये नियम हुआ, ठीक है, दूसरा आपका ये नियम हुआ। चलिए, अब इससे आपको तात्पर्य है कि हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि F जो होगा समानुपाती होगा m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम लोग को पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे g इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जहां g को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको। ठीक, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आप यहाँ से समझ गए कि ये जो बल, यहाँ से फॉर्मूला आपका आ गया कि F बराबर जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप बल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा ये F है, बल है, तो आपको पता ही है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक किसका, बल का, बल का एसआई मात्रक आपको पता है क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक, अब बच गया ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक। तो यहाँ से आप फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं, जी का हम लोग एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का एसआई मात्रक, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो रहा है इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ के ये जो फॉर्मूला आप देख रहे थे ऊपर है ना कि F बराबर होता है G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसी से हम लोग निकालते हैं। तो बल है तो न्यूटन हो जाएगा, इंटू ये देखिए आर स्क्वायर इधर जाके इंटू करेगा ना आर स्क्वायर, तो आर क्या है यहाँ, दूरी है ना, मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और m1 m2 आके इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी दोनों मास है kg इंटू kg। तो इसका एसआई मात्रक यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ऐसे आपका जी का एसआई, बल का एसआई मात्रक तो आप पहले से न्यूटन जानते थे। ठीक है, या जी का एसआई मात्रक क्या पता चलेगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, अब आपको यहाँ से जी का एसआई मात्रक तो पता चल गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। तो सबसे पहले 1798 ईस्वी में सर हेनरी ने, है ना, हेनरी कैवेंडिश थे जिन्होंने सोने की दो भारी गेंदों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर जी का मान निकाला था। सबसे पहले जी का मान किसने निकाला था, तो हेनरी ने निकाला था, सर हेनरी ने सबसे पहले निकाला था दो सोने की गेंदों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को निकालकर वहां से जी का मान निकाला था। तो हम लोग भी उस जी का मान पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता क्या है। ठीक है, इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं जी को, और जी का मान जो होता है कणों के, देखिए यहाँ देखिए यहाँ जो सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी इसके कहा जा सकता है। और जी का, जैसे आप फॉर्मूला आपको बताए थे ना अभी उधर एग्जांपल में, आप अभी आपको समझाए थे कि यहाँ से जी का ऐसा ही मात्रक निकालने के लिए ये लाके इसमें इंटू कर दिए, ये दोनों लाके डिवाइड कर दिए, तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू हो गया। जी का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का होता है न्यूटन, और आर है मतलब दूरी है तो इसका मीटर स्क्वायर, और एक केजी स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अभी आपको बताया कि 1768 ईस्वी में सर हेनरी केवेंडिश ने सोने की दो भारी गेंदों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालकर जी का मान निकाला था। और वो जी का मान कितना निकाले थे, तो लगभग 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे निकाले थे। तो इन्होंने क्या किया था हेनरी ने, कि दो सोने की गेंद को, है ना, समान द्रव्यमान के, मान लीजिए एक का द्रव्यमान है m1 1 kg और दूसरा है m2 उसका भी 1 kg ही है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ m1 है ना, एक दोनों के समान द्रव्यमान है और यहाँ दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर लिया, ठीक है, और इनके बीच का मान निकाला। तो F बराबर होता है ना जी, तो जी का वैल्यू इसमें आपको अभी बताया था कि 6.673 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना इस परीक्षण द्वारा दिखाया था, ठीक है। और इसके बाद द्रव्यमान m1 है 1, m2 भी है 1, और आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 6.6, क्योंकि ये सब तो 1 है, वही 1 ही आएगा, इंटू 10⁻11 न्यूटन। इतना बल हुआ, ये इतना बल हुआ। तो ये बल का मान जो है बहुत ही कम है, क्योंकि ये देखो 10⁻11 है, नीचे आएगा तो 10 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 11 जीरो, 1 के ऊपर 11 जीरो लग जाएंगे, बहुत छोटा यूनिट हुआ। तो इसीलिए आकर्षण बल इतना कम होने के कारण बहुत कम है ये आकर्षण बल। इसी कारण आपको अनुभव नहीं होता है कि किसी वस्तु के बीच, जैसे आप कोई भी दो गेंद ही ले लिए, उनके बीच आकर्षण बल इतना कम रहेगा। अगर एक एक केजी की दो वस्तुएं और एक एक मीटर की दूरी पर रखेंगे तो आकर्षण बल इतना कम होगा, जिसके कारण आपका उसका अनुमान नहीं लग पाता है कि वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से आकर्षण बल के साथ बंधे हुए हैं। तो आप अनुमान नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलिए अब हम लोग दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो लगता है उसको हम लोग कैलकुलेट करना एक देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा द्रव्यमान, ठीक है, हमारा द्रव्यमान m1 40 kg है, 40 kg के कोई व्यक्ति है, या आप है चाहे हम है चाहे जो भी है। दूसरा द्रव्यमान लेते हैं पृथ्वी को, मान लेते हैं कि पृथ्वी पे हम खड़े हैं, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं 6 इंटू, इतना ही होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और आप पृथ्वी पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब यहाँ से इसके केंद्र के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। त्रिज्या यानी कि वहां से दूरी आप जो आर ले रहे थे, है ना, तो आर का मान इसका होता है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, इतना होता है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि F बराबर होता है G इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक। G का मान आपको पता है कि 6.67 है ना, 6.67 पॉइंट के बाद 2 ही अंक भी ले सकते हैं, 10⁻11 इंटू पहले बार ऑब्जेक्ट का मास है m1 है 40 kg, m2 है 6 इंटू 10⁻24 kg, और नीचे है रेडियस का स्क्वायर, दूरी या रेडियस जो भी है 6.4 इंटू 10�6 इसका स्क्वायर। तो देखिए ये सब जो है ये कैलकुलेट होकर बल ही ना निकलेगा, तो यहाँ सीधे हम लोग सिर्फ इसी का ऐसा यूनिट लिख देते हैं न्यूटन। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आप इंटू करिएगा किसमें किसमें, तो आप इंटू करिएगा 6.7 इंटू 40 इंटू 6, इन तीनों में इंटू करिएगा तो आएगा लगभग 1600.8 इंटू 10⁻11 है, यहाँ 24 है तो घट जाएगा ना, पावर घट जाएगा, माइनस में है एक प्लस में है तो जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा 13 हो जाएगा ना 10⁻, और नीचे है आपका 6.4 इंटू 6 स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ 6.4 का स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना। तो 6.4 का स्क्वायर आप
गुना करके निकाल सकते हैं कि 6.4 में 6.4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 40.96 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें इसे भाग करेंगे, इसमें इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 39.1। आई देखिए ये डिवाइड में तो पावर घटता है इंटू 10 न्यूटन, यानी हो जाएगा 391 न्यूटन। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो आपको पास बॉडी का, दोनों बॉडी का मास होना चाहिए, उनके बीच की दूरी होनी चाहिए, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आप मान जानते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग उसके बीच लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पृथ्वी और हमारे बीच में अगर 40 केजी की बॉडी है तो इतना न्यूटन बल लगता है। ठीक है, हम लोग के बीच इतना न्यूटन बल लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, इसके देखते हैं। पहला दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे हुए, हम लोग पृथ्वी पे है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इस पे है, स्थिर है। चलिए इस पे रह पाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना, या फिर हम लोग भी, जो पृथ्वी भी है सूर्य के चारों ओर घूमती है इसी बल के कारण। ठीक है, उसी तरह चंद्रमा और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं। ज्वार भाटा जो आप सुनते हैं है ना, पानी का लेवल बढ़ता है घटता है, वो किसके कारण होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण के बीच में क्या संबंध है। चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार, है ना, हम लोग तीसरा गति नियम क्या पढ़े थे, याद है आपको, कह रहे कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, ए से बी पर कोई बल लग रहा है तो वस्तु बी पर भी ए पर का बल का परिणाम उतना ही होगा, है ना, लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो आप पढ़े थे ना उसमें कि जो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है ना, न्यूटन के तीसरे गति नियम में। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि कोई वस्तु है ए और कोई दूसरे वस्तु बी पर बल लगाती है तो बी भी उस वस्तु पे उतना ही बराबर बल लगेगा, लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, यही दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान लगभग, यदि जो वस्तु दिए गए हैं अगर उनके द्रव्यमान लगभग बराबर हो तो उनके बीच उत्पन्न त्वरण भी बराबर होगा, उनके बीच उत्पन्न त्वरण भी क्या होगा, अगर बराबर होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान भी बराबर हो, है ना। तो यही चीज हम लोग वास्तव में, ऐसे दो तारे आप दिखाई देते हैं हमें आकाश में, है ना, जिसका नाम है सीरियस, और उसके साथ ही जो है दोनों का लगभग द्रव्यमान बराबर है, इसलिए वो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। चलिए अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो और उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व त्वरण कहते हैं, है ना। कहने का मतलब दो वस्तु है, अगर उसमें से एक पृथ्वी हो और दूसरा कोई वस्तु हो, आप हो गया या फिर कोई भी वस्तु हो गया, और उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, है ना। उनके बीच लगने वाला बल गुरुत्व बल कहलाता है। और स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, और उस गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। गुरुत्व त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसे जी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे जी से हम लोग सूचित करते हैं। अब चलिए आगे हम लोग इसमें समझते हैं कि इसमें संबंध क्या है। यहाँ जो कैपिटल जी हम लोग दे रहे थे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, और ये जी जो था क्या है, गुरुत्व त्वरण है। ये गुरुत्व त्वरण है और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसके बीच में संबंध क्या है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है m, और पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, सॉरी एक मिनट, चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग क्या मान लिया, कैपिटल एम। ठीक, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है। ठीक है, ठीक, अब देखिए, और इनके बीच की दूरी, यानी कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ये, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है और इस पे कोई वस्तु स्थित है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक, और इनके बीच की दूरी जो होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, जो त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, यानी हम लोग देख लिए कि यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है
द्रव्यमान दिया है m, कैपिटल M है ना। ये थोड़ा दूसरा है आपका, एक मिनट, पृथ्वी का द्रव्यमान m हो गया, और कोई वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है। चलिए, और आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पता ही है। चलिए, अच्छा, तो आपसे पूछा जाए कि बल निकालने के लिए, F निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है कि F बराबर होता है G इंटू पहले ऑब्जेक्ट का मास इंटू दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटा दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला है ना, इसका m मास है, इसका m है, एक स्मॉल एक कैपिटल है, तो mm बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो F निकल गया, तो ये आपका पहला इक्वेशन आया। अब आप देखिए कि यहाँ पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो है ये रहा। मान लीजिए वो वस्तु, जो वस्तु होगी, आप अभी देखिए कि जितना वस्तु बल लगाएगा, आप देखे थे ना अभी न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जानते हैं कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है, मतलब जितना बल पृथ्वी लगा रहा है उतना ही बल वस्तु द्वारा ही लगेगा। तो मान लीजिए वस्तु का बल क्या होगा, तो उसका बल हम लोग F डैश मान लेते हैं, उसका मास है m, और वहां जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए F बराबर m इंटू एफ फॉर्मूला जानते हैं ना आप, F इज इक्वल टू m इंटू a, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ ग्रेविटी के कारण हम लोग एक्सीलरेशन जो होगा, त्वरण जो होगा g में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, त्वरण g में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। आप हम लोग न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया होती है, मतलब यहाँ दोनों बल बराबर होगा, F और F डैश बराबर होगा, इसलिए आप यहाँ से हो जाएगा m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, ये ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे आपस में। चलिए, यहाँ से ये m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया कि G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास बाई आर स्क्वायर। यानी आपको अगर यहाँ से गुरुत्वाकर्षण त्वरण को, गुरुत्व त्वरण को निकालना होगा, G का मान कैलकुलेट करना होगा, तो गुरुत्वीय नियतांक का मान पता होना चाहिए, उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए, उस ग्रह का मास पता होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, तो उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो आप वहां से ग्रेविटी उसका निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग अर्थ की ग्रेविटी निकाल के देखते हैं। तो आपको बताया अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। मास ऑफ अर्थ का क्या द्रव्यमान होता है, तो होता है 6 इंटू 10⁻24, यही ना बताया है, 10⁻24 केजी बाई उसका त्रिज्या होता है, आप त्रिज्या अभी देखे थे क्वेश्चन में 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि यहाँ जो हो गया ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डायरेक्ट इसका ऐसे यूनिट लगा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका ऐसे, सबका अलग अलग नहीं लगा है यूनिट, एक ही बार हम लोग गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख दिए, वहां लगा दिए। चलिए इसमें देखते हैं, अब आपको इंटू करना होगा, चलिए इंटू करते हैं इसको, तो हम लोग इंटू करते हैं 6.67 में और 6 में, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा लगभग आपका, ये आ जाएगा आपका 40.2 इंटू, ये पावर घटेगा ना, 10⁻11 है या 10⁻23 है, तो हो जाएगा 10⁻13 बाई 6.4 का स्क्वायर करना होगा ना, तो आपका आएगा 40.96
और इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अब इसमें से भाग करेंगे, ठीक है, इसमें से भाग करेंगे तो आएगा 0.98 लगभग यही आएगा, और ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें लगाइएगा आप, तो गुना होगा तो हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप ऊपर भी देखे थे शुरू में ही चैप्टर के, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है पृथ्वी पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी आपको फॉर्मूला यहाँ से मिल गया कि जी का मान निकालने के लिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए किसी भी प्लैनेट का आप निकालना चाहे तो जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ एम है उस बॉडी का, उस प्लैनेट का मास है, और यहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और आर क्या है उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से भी देख लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक। चलिए तो हम लोग जी और जी के बीच में संबंध समझ गए, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में संबंध समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन के बारे में, ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर स्थान का परिवर्तन होगा तो गुरुत्व त्वरण का भी मान में परिवर्तन होता है। अगर ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गुरुत्व त्वरण के मान पे कैसे प्रभाव पड़ता है ऊंचाई बढ़ने से, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने से कैसे परिवर्तन होता है इसको देखिए। चलिए मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है ना, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या जो है पृथ्वी की वो r है, यानी टोटल ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी r प्लस एच, दूरी हो जाएगी पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी r प्लस एच ना होगी। चलिए आप फॉर्मूला यहाँ से अभी जाने थे कि g बराबर होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाई आर स्क्वायर आर। तो यहाँ r आपका क्या है, तो r की जगह आ जाएगा r प्लस एच ना। तब जाहिर सी बात है अगर इसका मान जो है, अगर ये कांस्टेंट रह रहा है और नीचे का मान देखिए, यहाँ देखिए ये आर प्लस एच हो गया ना, और इसका स्क्वायर हो गया, तो जब इसमें भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ जी का मान अलग आएगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जाहिर सी बात है कि अभिन्न हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे आपको ये पता चल गया कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने या घटने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान भी बदलते रहता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का भी मान मतलब जी का भी मान, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होते रहती है, ठीक। चलिए अगर गुरुत्वीय त्वरण की मान की बात करें तो सबसे ज्यादा और सबसे कम जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो आपके पृथ्वी के भी कुछ ऐसे सतह है जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है और घट जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा चीज है, पहले पृथ्वी के आकार पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो पृथ्वी की सतह पर एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, ये मान में परिवर्तन। तो देखिए क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर इतना होता है 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भूमध्य रेखा पर इतना होता है। तो यहाँ देखना है कि भिन्न भिन्न हो रहा है ना दोनों पे, इससे आपको ये पता चला कि ध्रुवों पे अधिकतम मान होता है और भूमध्य रेखा पे क्या होता है, इसका मान न्यूनतम होता है। गुरुत्व त्वरण का मान देखिए कम हो जा रहा है या अधिक हो जा रहा है। तो अधिकतम कहाँ हो रहा है, तो ध्रुवों पे होता है, और भूमध्य रेखा पे क्या होता है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे ना सोशल साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पे सबसे कम गुरुत्व त्वरण का मान होता है और ध्रुव पे सबसे अधिक मान होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि स्थान के परिवर्तन के साथ भी गुरुत्व त्वरण का मान बदलता है और ऊंचाई के साथ भी ये प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण अनुभव कराती है, और हम त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अर्थात हमें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, ये हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। यदि हवा के प्रतिरोध की उपेक्षा की जा सके और उसके पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ऊंचाई कम हो तो गुरुत्वीय त्वरण पूरी गति में अचर माना जा सकता है, और इसका मान 9.8 होगा। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरती है तो मुक्त पतन कहलाती है, अगर उसके बीच में कोई भी, आप देखे थे ना, कोई प्रतिरोध ना हो तो, ठीक है। चलिए तो यह आप समझ गए। अब इसमें हमें कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। गति के आप देखे थे ना 3 नियम, उसी के अधीन हम लोग
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति होती है तब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर गति होती है तो क्या होता है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, हम लोग गति में पढ़ चुके हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला था आपका, क्या पहला था? तो पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण था, तीसरा समीकरण क्या था? तो तीसरा समीकरण था आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग ऊर्ध्वाधर गति के अधीन इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए जो a का मान होगा वो g में चेंज हो जाएगा और जो s दूरी होगी वो ऊंचाई में चेंज हो जाएगी h में। ठीक है, तो ऐसे आपका फॉर्मूला पहला बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 समीकरण बन जाएंगे जब ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर गति होती है तब। तो यहाँ याद रखें कि ये अंतिम वेग है, ये u प्रारंभिक वेग होता है, g गुरुत्वीय त्वरण है और t समय है और h जो है ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। तो ये 3 समीकरण बन जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लें। चलिए क्या क्या है इसमें, इसमें किन किन बातों को आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, आप वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंके, तो जब भी आप नीचे से ऊपर की फेंकिएगा तो आप देखिएगा कि वस्तु आगे चल के उसकी गति कम होती जाएगी, जी का मान कम होते जाएगा। यानी कि जब नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव होता है, यानी माइनस का 9.8 यूज करिएगा या 10 -10 भी यूज किया जाता है कहीं कहीं, देखिएगा अभी यूज होगा न्यूमेरिकल में। ठीक, दूसरी बात क्या आती है कि जब नीचे से ऊपर वस्तु जाएगी तो उसका अंतिम वेग मतलब v जो होगा हमेशा 0 होगा, 0 मीटर अंतिम वेग 0 होगा। एक्चुअली ऐसा क्यों होगा कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके एक ऐसा बिंदु आएगा, ऐसा टाइम आएगा जिस पे वो वस्तु रुक जाएगी और रुकने के बाद फिर नीचे आएगी, तो रुक गई यानी कि अंतिम वेग उसका 0 होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो g का मान प्लस में होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी u का मान 0 होता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएगी तो वहां है ना स्थिर से यहाँ के 40 का बढ़ते जाएगा ना, स्पीड बढ़ते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो शुरू में क्या होगी, स्थिर होगी, उसके बाद इसका स्पीड बढ़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब नीचे से ऊपर की वस्तु जाएगी तो जी का मान नेगेटिव में भी 0 होगा, अगर ऊपर से नीचे आ रही वस्तु तो जी का मान पॉजिटिव में और u 0 होगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। आप ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा, हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे और इससे रिलेटेड इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल और भार। अब चलिए भार क्या होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप जान चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब हम लोग भार के बारे में समझते हैं। भार क्या होता है? कह रहा है कि किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में वस्तु द्वारा ऊपर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी कि ये क्या होता है, बल के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं, यहाँ देख लिए हम लोग कि वस्तु पे लगा हुआ बल जो भार जो वस्तु का जो भार होता है वो किसके बराबर होता है, तो उस पर लगे हुए गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी कि भार को हम लोग यहाँ देखिए W से सूचित करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से आपको पता चल गया कि बल जो होगा भार के बराबर होगा, यानी वही फॉर्मूला बन जाएगा ना, जैसे F बराबर m इंटू जी होता है ना, आप फॉर्मूला देख चुके हैं कि F बराबर था आपका m इंटू जी। आप देखे थे ना कि F बराबर था मास इंटू ग्रेविटी, तो यानी बल जो होगा वो किसके बराबर है, भार के, यानी W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू जी। इसका मतलब कि यहाँ से आपको पता चल गया कि भार का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक जो होगा, जो बल का होगा वही उसका भी होगा, तो इसका भी न्यूटन ही होगा। इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, या जी है ना, या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है या न्यूटन भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ से आपको भार के बारे में पता चल गया। चलिए अब भार और द्रव्यमान में अंतर देखते हैं। तो देखिए आपको पता है कि द्रव्यमान जो होता है पदार्थ
की मात्रा को बताता है, और भार जो होता है वो द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद ये अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश है, ये सदिश है। दूसरा चीज, इसके लिए SI मात्रक केजी होता है, इसके लिए न्यूटन होता है, और द्रव्यमान को नापने के लिए दंडाकार तुला यूज किया जाता है, और भार को नापने के लिए कमानीदार तुला यूज किया जाता है। और स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान नहीं बदलता, स्थान परिवर्तन से भार में चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आपको पता चल गया कि मास इनटू ग्रेविटी होता है, और आपको पता है कि ग्रेविटी का मान, जी का मान हर एक जगह बदलते रहता है। तो जब स्थान परिवर्तन के साथ जी का मान बदलेगा तो उसी तरह भार भी बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यही चीज होता है, ठीक है। तो आप अंदर समझ गए। अगला टॉपिक है आपका दाब। चलिए, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे दाब पे, है ना, प्रेशर क्या होता है, तो दाब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। अब दाब का ऐसे मतलब, तो बल का ऐसे मात्रक आपको पता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसका ऐसे मात्रक पास्कल भी यूज होता है, ठीक है। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, क्योंकि इस दाब के बारे में इन्होंने सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने बताया था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अगला टॉपिक है घनत्व। घनत्व क्या होता है, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान में जब आयतन से भाग करिएगा तो घनत्व निकलेगा। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, तो द्रव्यमान का केजी होता है, आयतन का मीटर क्यूब यानी केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए, अगला टॉपिक है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है, तो किसी वस्तु के पृष्ठ पर या सतह पर प्रति इकाई एकांक क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लगता है, यानी लंबवत जब बल लगेगा तो उसे, है ना, अर्थात उसे प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। लगने वाले बल को प्रणोद या दाब कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं इसे। किसी वस्तु या सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगे हुए बल अर्थात प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। तो जब लंबवत बल लगता है ना, उसी अर्थात प्रणोद कहिए या बल कहिए, एक ही बात है ना। तो जब लंबवत लगेगा, है ना, जब बल लंबवत लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे, ठीक है। और वही क्या कहलाता है, तो यहाँ वही फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ बल के जगह पे क्या आ जाएगा, प्रणोद, मतलब दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा, प्रणोद का ऐसा ही मात्रक जो बल का ऐसे मात्रक होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का बल ही है जो लंबवत लगता है, यानी इसका भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है। चलिए, द्रवों में दाब। हम लोग द्रवों के दाब के बारे में पढ़े। तो द्रवों के दाब के 4 नियम हैं। 4 नियम कौन कौन से, इसको समझ लेते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह और उसके भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डाला जा सकता है, ठीक है। तो उस पर प्रत्येक बिंदु पर डाला जाए। अब जैसे कोई लिक्विड ले लीजिए, किसी बोतल में रखा हुआ है, किसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो चारों तरफ लगेगा, उसकी सतह पे भी लगेगा और उसके चारों तरफ दीवार पे भी वो बल लगाता है, ठीक है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अर्थात अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है, ठीक है। ये सभी दिशाओं में समान होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ से समझे ना क्या होता है कि कोई भी बर्तन हो तो सभी दिशाओं में समान बल आरोपित करता है, ठीक है। अगला क्या है, समान दाब आरोपित करता है, क्योंकि बल लगेगा तो दाब आरोपित होगा ही, ठीक। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उसी बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है ना। तो बिंदु के उस पे गहराई के भी समानुपाती होता है, गहराई पर भी निर्भर करता है उसका दाब, ठीक। अगला कह रहा है कि द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती है। अब मान लो किसी द्रव का घनत्व ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा आरोपित करेगा, ठीक है। बर्तन पे दाब भी ज्यादा आरोपित करेगा, ठीक। जितना ही ज्यादा घनत्व होगा उतना ही दाब ज्यादा आरोपित होगा। तो अगला है पास्कल का नियम के बारे में हम देखना है। इन्होंने द्रव के ऊपर ही अपना द्रव के दाब के ऊपर ही पास्कल ने अपना नियम दिया था। क्या था पास्कल का नियम, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। कह रहा है कि बंद द्रव पे, यानी कोई बंद कंटेनर में रखा गया है कोई द्रव, तो सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। यही पास्कल का नियम है। ये जो पास्कल का जो नियम है ये द्रव और गैस दोनों के लिए लागू होता है, गैस में भी इसी तरह होता है, ठीक है। चलिए, अगला है उत्प्लावन। उत्प्लावकता क्या होता है,
है ना। बियोंसी क्या कहलाता है? देखिए बियोंसी भी एक तरह का फोर्स ही है, ये भी एक तरह का बल ही है। जैसे अगर बात करें कि द्रव में डूबी हुई वस्तु आप ऊपर की ओर बल लगाती है, जिसके कारण उसका भार जो होता है आभासी कमी आ जाती है। आप जैसे पानी भर रहे कुएं में, तो कुएं में जब बाल्टी डूबता है तो आपको उसका भार जो होता है बहुत हल्का नजर आता है। जब जैसे जैसे उससे बाहर आएगा वो बल अधिक होते जाता है। तो इससे आपको ये पता लगा कि जब उस पर डूबती है तो उसके उस द्रव के उस द्रव के द्वारा भी उस पर बल आरोपित होता है, और उसके उसी बल को क्या कहते हैं? उस द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं, बियोंसी कहते हैं, बियोंसी फोर्स कहते हैं, और उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावकता कहते हैं, द्रव की उत्प्लावकता कहते हैं, और उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक है ना, यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। इन्होंने अपना एक उत्प्लावन बल के ऊपर अपना एक परीक्षण किया और उस एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं? देखिए इस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस के पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। आप देखें तो ऊपर भी उत्प्लावकता में की आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे बाल्टी ही है, बाल्टी अगर पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए बाल्टी पानी में डूबा हुआ है, जैसे ये आपका पानी हो गया, ठीक है, या ये पानी हो गया, या आपका एक बाल्टी जो है, एक कंटेनर है, बाल्टी है, ये डूबा हुआ है, ठीक है। तो जितना हिस्सा डूबा हुआ होगा ये हिस्सा क्या करेगा? तो यहाँ का पानी हटा देगा, इतना दूर का पानी हटा देगा, और जितना यहाँ से पानी हटाया उतना ही बल आरोपित करेगी जितना यहाँ से ये द्रव यहाँ से हटा हुआ है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आई आभासी कमी, जो भार में जो कमी आती है वो किसके बराबर होता है? तो डूबे हुए भाग से जो वहां से द्रव या गैस का भार वहां से जो हट गया है उसके बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए उत्प्लावकता का प्रयोग के उसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो जहाज जो होता है, आप जहाज देखते हैं पानी वगैरह में जो होती है, ठीक है, लोहे की होती है या टीन की होती है, बहुत एल्युमिनियम की होती है, उसमें बहुत सारे धातु लगे होते हैं, लेकिन वो डूबता नहीं है। तो उत्प्लावकता के कारण ही डूबता नहीं है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, जिसके कारण पानी जो होता है, पानी द्रव के द्वारा वहां ऊपर बल लगता है, जिसके कारण वो डूबती नहीं है। मनुष्य भी पानी में तैरता है उत्प्लावन बल के कारण ही। चलिए लास्ट टॉपिक है इसका आपेक्षिक घनत्व के बारे में। घनत्व आप ऊपर पढ़ चुके थे, अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व और प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ की अपेक्षित द्रव्यप्राप्तांक कहते हैं। अपेक्षित द्रव्यप्राप्तांक क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व और प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब चलिए दोनों में अंतर क्या है घनत्व और अपेक्षित घनत्व में? तो घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन और अपेक्षित घनत्व का उस वस्तु का घनत्व बटा पानी का आयतन, है ना। प्रामाणिक पदार्थ में तो या जल का रख लेंगे, जल का घनत्व, ठीक है। तो वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व जो होगा अपेक्षित घनत्व होगा, और घनत्व के लिए द्रव्यमान बटा आयतन आप फॉर्मूला पहले जानते थे। अपेक्षित घनत्व में क्या है कि ये दोनों घनत्व ही है, ठीक है, यानी कि इसका ये सही मात्रक कुछ नहीं होगा और इसका ये सही मात्रक आपको पता है घनत्व का ये सही मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी घनत्व का मात्रक होता है, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसी के साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हमारे वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता है या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप